हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल एंथुजियास्टिक राइडर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा फोर्ड इको स्पोर्ट के बारे में पूछे जाने वाले कुछ कॉमन, कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस जिनका आप लोग सब आंसर जानना चाहते हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी लोग क्वेश्चंस करते हैं मेरे इको स्पोर्ट्स के वीडियो पे, और जो हम लोग का फेसबुक में जो ग्रुप्स हैं फोर्ड इको स्पोर्ट्स के, उन पे कॉमनली ये क्वेश्चंस जनरली अधिकतर लोग पूछते हैं, तो उनका आंसर मैं आज इस वीडियो में दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फोर्ड इको स्पोर्ट के बारे में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे, बट मैंने कुछ इम्पोर्टेंट और जेन्युइन क्वेश्चंस को पिक किया है जो जिसका आंसर आप लोग जनरली पूछते हैं और आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये आंसर जानने के बाद आप लोग को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनसे मैं स्टार्ट करूंगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और पहला क्वेश्चन जो अधिकतर फोर्ड इको स्पोर्ट के बारे में पूछते हैं वो इसके माइलेज के बारे में। तो फोर्ड इको स्पोर्ट का सिटी में माइलेज, बम्पर टू बम्पर ड्राइव और हाईवे ड्राइव, पेट्रोल वेरिएंट और डीजल वेरिएंट का क्या है। तो सिटी में इसका माइलेज, पेट्रोल वेरिएंट के पहले बात करूँगा। पेट्रोल वेरिएंट में इसका माइलेज होता है 12 से 13 किलोमीटर पर आवर का। ये माइलेज सिटी में दे देता है बम्पर टू बम्पर ड्राइव में पेट्रोल वेरिएंट का। और अगर हाईवे में जाते हैं तो मैक्सिमम 15-16 के आसपास इसका माइलेज रहता है। डीजल की बात करें तो डीजल में बम्पर टू बम्पर ड्राइव, सिटी ड्राइव जो कॉमन हम सभी लोग जो करते हैं उसमें इको स्पोर्ट का 16 टू 17 kmpl का माइलेज इजीली निकल जाता है। कॉमन मिलता है 16 टू 17 kmpl का माइलेज बम्पर टू बम्पर सिटी ड्राइव में। और हाईवे की बात करें, अगर कांस्टेंट स्पीड में आप कॉमन स्पीड में चल रहे हैं तो आप लोग को 22 टू 23 kmpl का माइलेज इजीली मिल जाएगा, इजीली आप अचीव कर सकते हैं। फिर बात आती है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल कौन सा अच्छा है? जनरली फोर्ड इको स्पोर्ट में मिनरल ऑयल हम लोग को कंपनी के साथ मिलता है, जो कंपनी फोर्ड सर्विस वाले जो डालता है। बट मैं रिकमेंड करूँगा फुल्ली सिंथेटिक ऑयल आप डालिए, क्योंकि इको स्पोर्ट को हम लोग हर तरह से चलाते हैं, ऑफ रोडिंग भी करते हैं, और इको स्पोर्ट ऐसी गाड़ी है जिसको हम लोग ड्राइव करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा फुल्ली सिंथेटिक ऑयल आप डलवाएं फोर्ड इको स्पोर्ट में, वो बेस्ट है। इंजन में उससे कोई वाइब्रेशन भी फील नहीं होती। फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डालने के बाद जो कंप्लेन आती है कि इंजन ऑयल में वाइब्रेशन है, तो वो वाइब्रेशन वाली जो कंप्लेन है वो ख़त्म हो जाएगी फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डालेंगे तो। और कंपनी की बात करूँ तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जो बेस्ट है इंजन ऑयल कंपनी के लिए वो है शेल, लिक्वी, मॉली और मोबिल। ये बेस्ट हैं फुल्ली सिंथेटिक ऑयल के लिए, फोर्ड इको स्पोर्ट के लिए, इंजन ऑयल के लिए। टाइम पीरियड क्या होता है इंजन ऑयल चेंज करने का? नॉर्मल ऑयल अगर आप डलवा रहे हैं, कैस्ट्रॉल वगैरह का जो कॉमन जो इंजन ऑयल होते हैं, 10K आप चला सकते हैं, 10,000 किलोमीटर। लिक्विड मोली, मोबिल और शेल जैसा ऑयल आप फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डाल रहे हैं तो आप उसको 15,000 किलोमीटर तक इजीली चला सकते हैं, उसके बाद आप चेंज करा लीजिए। फिर क्वेश्चन आता है सर्विस के रिगार्डिंग, जो कॉमन क्वेश्चन होता है, सर्विस कॉस्ट कितना है और सर्विस इंटरवल। सर्विस इंटरवल हर 10,000 किलोमीटर के बाद, हर 12 महीने और 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस का इंटरवल होता है फोर्ड इको स्पोर्ट का। जनरली अधिकतर गाड़ियों का यही होता है। फर्स्ट सर्विस जो होती है वो 2,500 किलोमीटर पे होती है, वो जस्ट चेकअप होता है, सर्विस नहीं होती है। कॉमन सी चीज़ चेक होती है जब गाड़ी नहीं होती है, तो कोई पार्ट्स वगैरह लूज तो नहीं है, कोई नॉइस तो नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें बस चेकअप होता है। फर्स्ट सर्विसिंग होती है 10,000 किलोमीटर में। उसका कॉस्ट अराउंड जाता है 1,500 टू 1,600 रुपीज़, ज़्यादा कॉस्ट नहीं जाता है। उसके बाद फिर 20,000 का कॉस्ट जाता है, 4,700 500 के 5,000 के आसपास रहता है। फिर हर 10,000 के इंटरवल में इसकी सर्विस होती है। 30,000 में 6,000 के आसपास फिर प्राइस जाता है, और इसी तरह फिर 6,500 के आसपास फिर इसका प्राइस रहता है। अगर कोई बड़ा चेंजेस, कोई पार्ट्स चेंज हो रहे हैं तो फिर वो वरी करता है, डिपेंड करेगा फिर वो क्या क्या पार्ट्स चेंज हो रहे हैं उसके बेस पे।
फिर जो क्वेश्चन है वो टायर के रिगार्डिंग है। टायर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं टायर्स के रिगार्डिंग। तो बेस्ट टायर कौन से होते हैं, तो योकोहामा और मिशलिन जो है वो मैं यूज़ कर चुका हूँ पर्सनली, तो मुझे उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा। बाकी ब्रिडस्टोन है, एमआरएफ है, सब अपनी अपनी जगह सही है। किसी में कहीं कोई कमियां हैं तो किसी में कोई अच्छी बात है। योकोहामा और मिशलिन जो है वो बेस्ट होते हैं, तो आप इनको लगा सकते हैं इजीली। फिर टायर साइज़ की बात करते हैं तो टायर साइज़ जो होता है वो 205, 60 और 16, ये जनरल टायर का साइज़ होता है। क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम लोग बड़ा साइज़ लगा सकते हैं क्या, तो आप 205, 65, 65, 16 वाला टायर आप लगा सकते हैं। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आएगा उससे। हैंडलिंग में कहीं ना कहीं इशू आ सकता है, वो आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल कैसी है, तो हैंडलिंग पे थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। लेकिन कॉमन जो चेंज कराते हैं, मैंने अभी तक पर्सनली जिन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने चेंज कराया, तो ऐसा अभी तक कोई बड़ा फ़र्क उन्हें महसूस नहीं हुआ है। फिर टायर रोटेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कार के लिए। अगर 4 टायर को आप रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप क्रॉस में उसको रोटेट कर लीजिए। 6000 किलोमीटर के इंटरवल में उसको रोटेट करा लेना चाहिए। अगर आप स्टेपनी के साथ रोटेट कर रहे हैं तो आप अभी इमेज देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो वो इसको आप फॉलो करके अपना पांचों टायर का अगर आप रोटेशन कराना चाह रहे हैं तो आप रोटेशन करा सकते हैं। फिर टायर्स की लाइफ 30,000 प्लस किलोमीटर आप चला सकते हैं, प्रॉपर रोटेशन आप करवा रहे हैं रेगुलर इंटरवल में। तो जो क्वेश्चन आता है आइडल प्रेशर क्या होना चाहिए, तो एक आइडल प्रेशर इसके लिए होता है 30 PSI आप रख सकते हैं। अगर 5 लोग 4 लोग आप ट्रेवल कर रहे हैं, पीछे लगेज भी अच्छा खासा भरा हुआ है, तो 33 PSI का प्रेशर आप लेके फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो ड्राइवर डोर के आप ओपन करेंगे तो साइड में जो पिलर होता है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि क्या आइडल प्रेशर होना चाहिए, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि प्रेशर कितना रखना चाहिए। बाकी 30 PSI जो है वो आइडल प्रेशर है। फिर कॉस्ट से रिगार्डिंग बात आती है। अलॉय व्हील जो है उसका कॉस्ट क्या होता है, बहुत से लोग चेंज कराना चाहते हैं तो उसका प्राइस होता है 35,000 रुपीज़। शोरूम प्राइस है ये, कोई भी आप अलॉय अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो। फिर क्लैडिंग, साइड में आर्च में जो क्लैडिंग लगती है उसका प्राइस पूछते हैं, तो उसका प्राइस अराउंड आता है 6,500 के आसपास, आर्च जो क्लैडिंग होती है उसका। और फिर फुट स्टेप, फोर्ड इको स्पोर्ट में काफ़ी अच्छा लगता है फुट स्टेप लगाने के बाद। तो अराउंड उसका प्राइस जो है वो 8,000 7,000 से स्टार्ट हो जाता है, बट अच्छी क्वालिटी का आप अगर लगाएंगे फुट स्टेप तो 12,000 रुपीज़ तक का आपको फुट स्टेप उसका मिल जाएगा। व्हील कवर, अगर आप आफ्टर मार्केट व्हील कवर लगा रहे हैं तो आपको 6,000 7,000 तक मिल जाएगा। बट कंपनी बाय कंपनी फोर्ड से अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो फोर्ड का प्राइस है 12,000 रुपीज़ विथ पेंट। इसकी की का एक कॉमन क्वेश्चन आता है, बहुत से लोगों की जो रहती है, जो लॉक रहता है स्टेफनी लॉक वाली की, वो घूम जाती है, तो पूरा सेट चेंज होता है उसका, बोल्ट और की लॉक। तो उसका किराया, उसका प्राइस मेरे सिटी में 2,610 रुपीज़ है। 3,000 के आसपास आप लोग के शहर में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। फिर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है फोर्ड इको स्पोर्ट के बारे में, वो है रैटलिंग नॉइस। कैबिन के अंदर रैटलिंग नॉइस आता है, हर गाड़ी में थोड़ा बहुत रैटलिंग नॉइस होता ही है। जनरली फोर्ड इको स्पोर्ट में क्यों हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये बेल्ट जो होता है ये वाला, जनरली ये टच होता है इसमें, तो ये वाइब्रेट करता है यहाँ पे टच होने से, तो इसका नॉइस हो सकता है। या फिर पिलर जो होता है, ये पिलर, इसका नॉइस हो सकता है। पीछे वाला जो है, जो जो प्लेट है उसके ऊपर जो प्लेट साइड में जो पिलर है उसका, उसके जो कवर होता है प्लास्टिक, बेसिकली वो वाइब्रेट करता है, तो उसका नॉइस हो सकता है। फ्रंट में जनरली उसी का नॉइस होता है। जो कवर जो होता है साइड पिलर का वो वाइब्रेट करता है, तो उसका नॉइस होता है। और जो मोस्ट कॉमन फोर्ड इको स्पोर्ट में प्रॉब्लम आती है रैटलिंग नॉइस की, वो सीट की आती है। सीट का नॉइस होता है, जो हमको लगता है कि पीछे डोर साइड से कहीं से आवाज़ आ रहा है, बट वो होता है सीट का। सीट अच्छे से लॉक नहीं होती है,
तो वो वाइब्रेट करता है, तो वो आवाज़ करता है। तो उसको आप खोलिए और अच्छे से प्रेशर से उसको बंद कीजिए, तो वो नॉइस आना जो है वो बंद हो जाएगा। और एक्सटीरियर में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं रैटलिंग नॉइस के। नंबर प्लेट वाइब्रेट कर रही है, सस्पेंशन का वॉइस नॉइस हो सकता है, सस्पेंशन में अगर कोई इश्यू है, कोई बोल्ट वगैरह लूज़ है तो उस वहाँ से नॉइस आ सकता है। मेरे फ्रेंड की गाड़ी का जो रेडिएटर है वो लूज़ था, उसके बोल्ट लूज़ थे सॉरी, तो उसका नॉइस आ रहा था, तो वो एक रैटलिंग नॉइस हो सकता है। बहुत सारे इशू हैं, उसको सॉल्व किया जा सकता है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। वो नॉइस बंद हो सकता है, केबिन के अंदर के इजीली बंद हो सकते हैं, अच्छे से फिट करा दें सारी चीज़ें। ये एक्चुअली होता है यहाँ पे लगा रहता है, पीछे वाला मैंने भी लगा के रखा है, वो कभी कभी वाइब्रेट कर जाता है, तो उसको अच्छे से आप सेट कर लीजिए, फिर नॉइस बंद हो जाएगा। तो ये कॉमन है, रैटलिंग नॉइस का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हर गाड़ी में होता है, उसको आप रेक्टिफाई करवाइए सर्विस डिपार्टमेंट से कि क्या नॉइस है, तो वो इशू सॉल्व हो जाएगा, वो नॉइस बंद हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन आता है जो कुछ टाइम से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोगों ने किया है। इंजन ऑफ करने के बाद जो डैशबोर्ड में से आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि कोई चूहा चल रहा है, फिर कुछ कुतर रहा है, या फिर अजीब सा नॉइस आता है इंजन ऑफ करने के बाद। तो वो कॉमन चीज़ है। जनरली एसी चालू रहता है, तो एसी बंद होने के बाद उसकी जो मोटर रहती है वो थोड़ा सा लेट बंद होती है, तो उसकी आवाज़ रहती है। और भी जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिकली जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा लेट क्लोज होते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि पावर थोड़ी देर तक पावर रहता है, गाड़ी इंजन ऑफ करने के बाद पावर विंडो हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो वो कुछ टाइम में कुछ सेकंड्स बाद बंद होता है, तो उसका नॉइस रहता है जनरली। उसमें वरी करने वाली कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉमन सी चीज़ है, वो नॉइस आता है, हर गाड़ी में भी आता है। और बोनेट खोलने पे कभी कभी एक आवाज़ आता है टिक 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 करके, तो वो भी नॉइस कॉमन है। वो भी नॉइस जो है वो बैटरी से आता है, बैटरी के थ्रू जो कनेक्शन हुआ है, इलेक्ट्रिक जो मोटर्स वगैरह रहती हैं उनकी आवाज़ वो आती है, तो कोई कॉमन सी चीज़ है, वो कोई वरी करने वाली बात नहीं है। तो उसके बाद एसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहली बात आती है, जब गाड़ी चालू करते हैं तो एसी में से साउंड आता, सॉरी स्मेल आता है, तो एक्चुअली वो गैस का स्मेल रहता है। और जो काफ़ी टाइम से वो गाड़ी खड़ी रहती है, उसको चालू करते हैं तो डस्ट वगैरह रहता है, सारी चीज़ें अंदर आती है, तो उसका स्मेल रहता है वो। तो आप गाड़ी जैसे चालू करते हैं, एसी चालू करने से पहले विंडो सारे चारों ओपन कर ले, हाफ या फिर फुल जैसा भी है, थोड़ा सा गाड़ी चलाएं, एयर रोटेट होगी, बाहर निकलेगी, उसके बाद फिर आप विंडोज़ चढ़ा लें सारे, वो स्मेल बाद में फिर नहीं आएगी। फिर आइडल जो टेम्परेचर है वो कितना रहना चाहिए। नॉर्मली आइडल प्रेशर होता है 23-24, एक आइडल टेम्परेचर होता है कार के अंदर। और रेयर एसी इवेंट नहीं दिए हुए इको स्पोर्ट में, तो कॉमन क्वेश्चन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं लोग कि एसी का पावर कितना है, पीछे थ्रो आता है, पीछे कैबिन को कितना जल्दी ठंडा कर देता है। तो फोर्ड इको स्पोर्ट के एसी का थ्रो काफ़ी अच्छा है, पावर भी काफ़ी पावरफुल एसी है, तो कैबिन को बहुत जल्दी ठंडा कर देता है, तो रेयर पैसेंजर को भी कोई दिक्कत नहीं होती है एसी के मामले में। फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लाइट शो करता है और इंडिकेशन शो करता है, वो जनरली माल फंक्शन इंडिकेशन लैंप होता है, जो कोई सेंसर्स होते हैं इंजन के, वो ख़राब होने पे वो जनरली इंडिकेट करता है माल फंक्शन। और कोई वायर अगर कट हो गई हो, चूहे ने कुतर दी हो, या फिर कोई भी फ्यूज़ हो गया हो, जो फ्यूजेस होते हैं सारे, वो फ्यूज़ होने पे और सेंसर ख़राब होने पे वो माल फंक्शन इंडिकेटर जो है वो शो होता है। और बाकी इंडिकेटर जो है वो आप अपने यूज़र मैनुअल में जाके देख सकते हैं कि क्या रीजंस हैं, क्यों शो होता है, क्या मतलब है उनके। फिर सबसे कॉमन क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा लोग जो फोर्ड इको स्पोर्ट के बारे में बोलते हैं वो है हार्ड क्लच और गियर शिफ्टिंग। तो भाई साहब मैं बता दूं कि अगर आप पेट्रोल वेरिएंट अगर आप ले रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं आएगा हार्ड क्लच का और गियर शिफ्टिंग का।
डीजल वेरिएंट की बात करते हैं। डीजल वेरिएंट अगर आपके पास है तो हाँ, हार्ड क्लच थोड़ा हार्ड रहता है, इतना हार्ड नहीं है कि कंप्लेन की जाए उसकी कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। हार्ड है, सॉरी। नी नी में पेन होने लगा है तो भाई साहब, अगर आपकी एज 60+ है, 60-70 है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। अगर आप फिजिकली वीक हैं, अगर कोई इंजरी वगैरह हुई है आपको, तो फिर आपको इसका क्लच हार्ड लगेगा। मेरी फिजिक ठीक है, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट नॉर्मल है। मुझे कोई भी पेन फील नहीं होता है और मैनेजेबल है हार्ड क्लच इसका। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगता है। गियर शिफ्टिंग की बात करूँ तो गियर शिफ्टिंग तब आपको हार्ड लगेगी जब आप क्लच पूरा प्रेस नहीं कर रहे हैं और एक सही जो स्पीड है उसमें आप अगर गियर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। अगर गियर शिफ्ट करना एक आर्ट है, गाड़ी चलाना भी बेसिकली एक आर्ट है। अगर आप गियर शिफ्टिंग का टाइमिंग आप सही नहीं रख रहे हैं, सही स्पीड पे आप चेंज नहीं करेंगे, तो फिर आपको हार्डनेस, गियर जो शिफ्टिंग है वो हार्ड लगेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप क्लच को पूरा प्रेस कीजिए एंड तक, फिर गियर शिफ्ट कीजिए। स्मूथली गियर शिफ्ट हो जाएंगे 4D को स्पोर्ट के, तो बिग इशू नहीं है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन किया जाता है गियर शिफ्टिंग और हार्ड क्लच के बारे में। फिर हैंडलिंग, 4D को स्पोर्ट की हैंडलिंग कैसी है, ये कॉमन क्वेश्चन होता है। तो मैं बता दूं, 4D को स्पोर्ट अपनी ड्राइविंग एबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। 4D को स्पोर्ट की ड्राइविंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी में सिर्फ एक मात्र ऐसी गाड़ी है 4D को स्पोर्ट जो अपनी ड्राइविंग एबिलिटी के लिए सबसे बढ़िया है। इसके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे भी आप कंपेयर करेंगे तो 4D को स्पोर्ट ही एकमात्र ऐसी गाड़ी है सब 4 मीटर में जिसकी ड्राइविंग सबसे ज़्यादा शानदार है। और हैंडलिंग तो इसका टेलीस्कोपिक हैंडल है, स्टेयरिंग व्हील है। इजीली आप अपने हाइट और अपने सेटिंग पोस्चर के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। स्टेयरिंग व्हील भी है जो है वो परफेक्ट है 4D को स्पोर्ट का। ना बहुत ज़्यादा लाइट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट फील होता है इसको चलाने में। हैंडलिंग के मामले में कहीं पे कोई इशू नहीं है 4D को स्पोर्ट में। सीट कंफर्ट की बात आती है, फिर क्वेश्चन आता है सीट कंफर्ट। तो सीट कंफर्ट जो है वो 4D को स्पोर्ट का काफ़ी अच्छा है। थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, दोनों ड्राइवर और को पैसेंजर सीट को भी काफ़ी अच्छा रिक्लाइन हो जाता है। और रियर पैसेंजर की सीट की बात करूँ तो लेग रूम डिसेंट है। अगर 6 फीट 5-8 के आसपास आपकी हाइट है तो टच होगा हल्का सा, बहुत ज़्यादा लेग रूम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कॉमन हाइट है 5-6 5-7, तो कहीं कोई इशू नहीं आएगा। इजीली आप अपना कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है। रियर पैसेंजर का भी जो थाई सपोर्ट है काफ़ी अच्छा है। पीछे की जो सीट है ये जो देख रहे हैं ये भी काफ़ी रिक्लाइन है, तो कंफर्टेबली आप बैठ के जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है आफ्टर मार्केट हम लोग सनरूफ लगवा सकते हैं या फिर पावर विंडो जो है आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं क्या? तो जी हाँ, आप आफ्टर मार्केट सनरूफ और पावर विंडो आप लगवा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि प्राइस क्या होगा, आप किस क्वालिटी के किस कंपनी के आप पावर विंडो और सनरूफ यूज़ लगवा रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा प्राइस पे। प्राइस का मैं नहीं बता सकता, बट हाँ आप लगवा सकते हैं इजीली। और वाटर प्रूफ होता है, आप पूरा चेकिंग होता है कंपनी से जो लगा आता है सनरूफ, वो वाटर प्रूफ होता है, पानी अंदर नहीं आता है उसमें। फिर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम 4D को स्पोर्ट का है, जो क्वेश्चन सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है सबसे और इम्पॉर्टेंट है ये 4D को स्पोर्ट ड्राइवर्स के लिए, साइड पिलर जो होता है वो काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। जनरली होता है कि साइड पिलर इतना बड़ा है कि कभी कभी होता है कि साइड में कौन है वो आपको दिखता ही नहीं है। अगर नज़दीक भी अगर कोई चल रहा है वो साइड पिलर के ब्लाइंड स्पॉट में, तो आपको दिखेगा ही नहीं। अगर आपने उस टाइम में राइट टर्न अगर गाड़ी ले ली तो डेफिनेटली ठुकना ही ठुकना है, गाड़ी आपकी ठुकेगी ही। ये जनरली होता ही है। और रोड अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों साइड में इशू आता है। साइड पिलर का ब्लाइंड स्पॉट का बहुत बड़ा इशू है 4D को स्पोर्ट में। फिर हील असिस्ट वर्क करता है या नहीं 4D को स्पोर्ट का एक कॉमन क्वेश्चन होता है। यस, हील असिस्ट डेफिनेटली वर्क करता है, हर गियर में वर्क करता है।
बहुत से लोग बोलते हैं कि सब सिर्फ फर्स्ट गियर में हील असिस्ट वर्क करता है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, सभी गियर में वर्क करता है। इट्स डिपेंड ऑन योर कार स्पीड, योर व्हीकल स्पीड। आप किस स्पीड पे आप डाउन हिल आ रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका हील असिस्ट एक्टिव होगा या फिर नहीं होगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर स्पीड। तो आप स्पीड कम रखिए डाउन हिल पे, तो आपको डेफिनेटली हील असिस्ट जो है वो डेफिनेटली वर्क करेगा। फिर कॉमन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा वेरिएंट बाय करना चाहिए, कौन सा वेरिएंट चूज़ करना चाहिए, पेट्रोल वेरिएंट या फिर डीजल वेरिएंट। तो भाई साहब ये टोटली डिपेंड करेगा आपके रनिंग पे, आपकी मंथली रनिंग, डेली रनिंग कितनी है। अगर ज़्यादा है तो आप डीजल वेरिएंट पे जाइए, अगर रनिंग कम है तो डेफिनेटली आप पेट्रोल वेरिएंट पे जाइए। दोनों वेरिएंट चलाने में बहुत अच्छा है, दोनों की ड्राइविंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। आप दोनों में से कोई भी वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं। बस अगर आपकी ड्राइविंग ज़्यादा है तो आप डीजल वेरिएंट चुनिए, अगर कम है तो फिर आप पेट्रोल वेरिएंट चुनें। इसके लिए मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना के रखा है, फोर्ड इकोस्पोर्ट विच वेरिएंट टू चूज़। आई लिंक में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन मैं इसको लूँगा, लास्ट क्वेश्चन मैंने इसको पिक किया है। टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट और फोर्ड इकोस्पोर्ट, कौन सा वेरिएंट हम लोग को चूज़ करना चाहिए, कौन सी गाड़ी हम लोग को चूज़ करना चाहिए। तो छोटे एक शॉर्ट में, अगर मैं वीडियो ऐसी लंबा हो गया तो मैं एक शॉर्ट में आपको इसको मैं बोलूँ तो, अगर आप गाड़ी परचेस करते हैं हम लोग गाड़ी, तो गाड़ी चलाने के लिए हमेशा आपकी गाड़ी में पैसेंजर बैठा रहेगा, हमेशा आपकी गाड़ी में पैसेंजर बैठा रहेगा, या फिर हमेशा आपको इंटीरियर के साथ खेलना है। इंटीरियर के साथ खेलना मतलब उसमें क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं उससे काम हमेशा आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ म्यूज़िक लगा के गाने सुनना है और गाड़ी चलाना है। तो बेसिकली जो गाड़ी हमें लेना चाहिए वो उसकी ड्राइविंग एबिलिटी को देख के लेना चाहिए, ना कि क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं और क्या उसमें कितने सीट्स हैं, कितना कंफर्टेबल है। वो सेकंड चीज़ है, कंफर्टेबल देखना, कंफर्टेबल होना चाहिए, बट फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो देनी चाहिए ड्राइविंग के लिए। जो हमको गाड़ी खरीद रहे हैं तो हम ड्राइव करने के लिए खरीद रहे हैं। तो फोर्ड इकोस्पोर्ट की ड्राइव क्वालिटी बहुत शानदार है, मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। हर वीडियो के कंपैरिजन में आप देखेंगे फोर्ड इकोस्पोर्ट की तारीफ होती है उसकी बिल्ड क्वालिटी और उसकी ड्राइव एबिलिटी के लिए। तो बेझिझक आप फोर्ड इकोस्पोर्ट परचेज कीजिए विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी क्वेश्चन। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कॉमनली पूछे जाते हैं और कुछ जेन्युइन क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे थे बट जेन्युइन क्वेश्चन को ही मैंने लिया है। तो होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों के कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, कमेंट में मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, यूज़फुल रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए, बट कमेंट ज़रूर कीजिए कि क्या आपको लगा है वीडियो देख के। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है एंथुसियास्टिक राइडर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइब एंथुसियास्टिक राइडर। थैंक यू सो मच।